Greetings, everyone. My name is Juhi Gupta, and we were on the chapter biotechnology. And we are just about to start with a very interesting part, which is called as gel electrophoresis, which is a technique which is used to separate different fragments of DNA, different sized fragments of DNA. सो लास्ट वाली क्लास में हम इसके ऊपर काम कर चुके थे, एक बेसिक ओवरव्यू ले चुके थे कि कैसे कैसे होती है. जस्ट बिकॉज आई डन दिस हैंड्स ऑन, तो मैं आपको इसका लाइव प्रॉपर एक्सपीरियंस बताऊंगी कि हाउ वी एक्चुअली डू इट एंड कैसे कैसे होता था एंड कैसे कैसे काम आता है. ठीक है. सो rather than focusing on notes, you can read that later. It is not much of a use right now, just because notes मैंने सिर्फ आपके प्रेफरेंस के लिए बना दिए हैं ताकि आप बाद में उन चीजों को पढ़ पाए. जो जो इम्पोर्टेंट पोर्शंस हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, बाकी सारे पोर्शंस और वो सारे के सारे पोर्शंस प्लस में एक्स्ट्रा पार्ट अपने एक्सप्लेनेशन के दौरान ऑलरेडी बता देती हूँ. So just try your best that you focus on what I'm saying rather than just writing everything down. You can just focus on that later too. So let's just start with one thing. आपके पास मान लीजिए ये डीएनए का फ्रेगमेंट था. अब इस डीएनए के फ्रेगमेंट के ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाई. हम वी आर जस्ट राइटिंग शॉर्ट फॉर्म्स ताकि उस पर ही फोकस रहे. ठीक है. मान लीजिए इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसे ए पे काटा, बी पे काटा एंड एक सी पे काटा. ठीक है. तो कितने बन गए? एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया. ठीक है. तो 4 फ्रेगमेंट्स आपके पास बन गए. अब मान लीजिए इन चारों फ्रेगमेंट्स में से आपको ये पता है कि आपको किस में इंटरेस्ट है. ठीक है. आपको साइज पता है उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट का. जैसे मान लीजिए जिस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट पे आपको काम करना है, मान लीजिए ये 10 का है, ये 20 का, ये 30 का एंड ये 40 का. ठीक है. प्यूरिफिकेशन के दौरान साइज भी मैटर करता है, कितने बेस पेयर्स का सेगमेंट टूटा है. ठीक है. सारा जो डीएनए आपका वो अलग अलग न्यूक्लियर बेसिस का बना होता है, जैसे ए टी जी सी. तो कौन से वाले फ्रेगमेंट्स, मतलब कितने फ्रेगमेंट का है टोटल, कितने बेस पेयर का है, उसके बेसिस पे उसका साइज जज होता है. जैसे मान लीजिए जो हमने लिखा है ये 10 बेस पेयर का, एक 20 का, एक 40 का, एक 30 बेस पेयर्स का. ठीक है. बेस पेयर्स के बेसिस पे ये डिवीजन हो गया. अब आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक ट्यूब ली, उस ट्यूब के अंदर आपने ये 1 2 3 4 ये सारे फ्रेगमेंट्स रेडी आपके पास रखे हुए हैं. ठीक है. आपने वो कटिंग करवा दी और वो सारे के सारे कट के अलग हो गए. ठीक है. अब आपको ये सेपरेट करने हैं. फाइनली आपको ये सेपरेट करने हैं कि ये सारे के सारे सॉल्यूशंस, मतलब मुझे मिल जाए, मेरा ये 30 वाला अलग हो जाए, 40 वाला अलग हो जाए, 20 वाला, 10 वाला. अभी तो ये सारे के सारे एक साथ है ना. तो ये अलग करने की जो टेक्निक हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है. ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपकी एक प्रिंसिपल पे काम करती है. कैसे? इसके अंदर कुछ मटेरियल्स यूज होते हैं, बट सबसे पहली चीज आप इसमें डीएनए का मूवमेंट करवाते हैं. डीएनए मूव करता है नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ. डीएनए नेगेटिव क्यों है ये हमने लास्ट लेक्चर खत्म होते होते एक्सप्लेन किया था. दैट डीएनए की जो बैकबोन होती है वो बनी होती है शुगर प्लस फॉस्फेट से, एंड जो आपका फॉस्फेट होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है. एंड ये इसकी वजह से पूरी बैकबोन में बहुत सारे फॉस्फेट्स होते हैं, इसकी वजह से पूरे डीएनए के ऊपर टोटल मिला के नेगेटिव चार्ज रहता है. नेगेटिव चीजें हमेशा पॉजिटिव चीजों की तरफ मूव करती हैं या पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती हैं. इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज किया जाता है. लेट्स रब दिस पार्ट एंड देन एक्सप्लेन द रेस्ट अगेन हाउ दिस हैपेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक और चीज और एक्सप्लेन करूंगी. देयर आर 2 थिंग्स कॉल्ड एज कैथोड एंड एनोड. आप ये याद रखिए हमेशा, जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. हालांकि केमिस्ट्री के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कैटायन. आयंस जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, कैटायन होता है और एनायन होता है. हालांकि जो एनायन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और कैटायन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. ठीक है. कंफ्यूजन को हटाने के लिए अभी ये केमिस्ट्री वाला सेक्शन हटा देते हैं. बस अभी बेसिक ये याद रखेंगे कि कैथोड एक तरफ होती है और एक एनोड होती है. कैथोड नेगेटिवली चार्ज होती है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होती है. ठीक है. अब आते हैं प्रोसीजर पे कि कैसे शुरू होगा पूरा प्रोसीजर. सबसे पहले आपको ये ट्यूब चाहिए जिसके अंदर आपका सारा डीएनए प्रेजेंट है. 1 2 3 4 सब टाइप का एक ही जगह पे प्रेजेंट है. अलग करना है, यही तो आपका काम है. तो ये सब कुछ आपके पास प्रेजेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इनिशियल स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में आपको एग्जैक्टली क्या करना है,
आप पहले एगरोस का इस्तेमाल करेंगे। एगरोस आपका सॉलिड बेस बनाएगा जिसके अंदर आप होल्स करेंगे छोटे छोटे, एंड देन उसके अंदर आप अपना डीएनए लोड करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एगरोस लेंगे। एगरोस इज अ जेल लाइक मटेरियल, इट्स अ पॉलीसेकेराइड, इट्स अ शुगर मटेरियल, इट्स अ पॉलीसेकेराइड जो वीड्स से मिलता है, सी वीड्स के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये एगरोस मार्केट में पाउडर फॉर्म में प्रॉपरली अवेलेबल है, एंड देन दिस कैन बी इजीली परचेस्ड, राइट। आपके पास मार्केट से अवेलेबल एग्रोस अवेलेबल है जो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। कुछ अमाउंट ऑफ पाउडर लेते हैं, उस पाउडर को लेने के बाद उसे एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। उस सोल्यूशन की भी एक डिफाइंड कॉम्पोजिशन होती है जो अभी हमारे को जाननी जरूरी नहीं है। इस पाउडर को इस सोल्यूशन से मिलाने के बाद आपके पास एक सोल्यूशन रेडी हो जाएगी जो लिक्विड इन नेचर होगी। फिर उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद फाइनली आप एक ट्रे में उसे पोर कर देते हैं। ठीक है, सो हम अपने एग्रोस के बारे में बात कर रहे हैं, एंड देन हम इस स्टेप पे आ चुके हैं जहां तक हम अपनी ट्रे रेडी कर रहे हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हो, ये एक आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की ट्रे है, ऐसी ही दिखती है जैसी इस डायग्राम में दिख रही है एग्जैक्टली। नॉर्मल ऐसे उसके साइड में एंड्स होते हैं, एंड जान पूछ के ताकि जेल इधर उधर बह ना जाए। ठीक है, तो ये ट्रे होती है, और लेट्स मेक इट 3D। आई डोंट नो इफ आई एम डूइंग इट वेल, बट या ठीक है। सो आपकी ये ट्रे है, इधर आप वो सोल्यूशन गिरा दोगे। अब एक कैच है जो बाद में काम आएगा। जब ये सोल्यूशन ठंडी हो जाती है, हीट करने के बाद हल्की सी ठंडी होती है, बहुत मामूली सी, उस दौरान आप इसके अंदर एक केमिकल डालते हो कॉल्ड एज ETBr, इथीडियम ब्रोमाइड। दिस इज द केमिकल जिसकी वजह से जब आप इस प्लेट को बाद में यूवी के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे जो डीएनए होगा ना वो ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, उससे पहले आपको डीएनए दिखाई नहीं देता। सो ETBr सोल्यूशन में डालना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एडिशन ऑफ दिस ETBr helps in visualizing your DNA fragments. Unless and until this you cannot visualize it, आपको DNA के फ्रेगमेंट दिखेंगे ही नहीं। और जैसे देखिए इस वाले डायग्राम में भी रेडिश से दिखाए हुए हैं, बट दे लुक अ लिटिल ऑरेंजिश। ठीक है, एग्जैक्टली जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें। देन जिस टाइम पे आप इसको इस ट्रे में डालते हैं उस टाइम पे आप एक कोम्ब इस्तेमाल करते हैं। उसको कोम्ब क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कोम्ब जैसा ही दिखता है, कंघे जैसा ही दिखता है। आप उस कोम्ब को उस ट्रे के अंदर साइड में कास्ट कर देते हैं। जैसे ही आप उठाते हैं, जैसे ही उठाएंगे यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ये वेल्स बन जाएंगे। ये जो वेल्स है ना, ये जो होल्स हो गए, ऐसे होल्स बन जाएंगे आपकी ट्रे के अंदर। इसके अंदर फाइनली जो आपकी ये ट्यूब वाला सोल्यूशन था, आप इसको इसके अंदर लोड कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपने इसको इस वाले में डाल दिया, फोर्थ वाले वेल में डाल दिया, किसी में भी डाल सकते हैं, सारे वेल एक ही जैसे होते हैं। जनरल कोम्स जो होते हैं उसकी वजह से 8 वेल्स बनते हैं जनरली। ये सब बट बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, ये सब याद रखना जरूरी नहीं है। सो आप फाइनली अपना जेल के अंदर अपना डीएनए का वो जो पूरा मिक्सचर है उसको लोड कर देंगे। अब बारी आती है इस पूरे ये जो आपकी ट्रे है, अगेन दिखाने के लिए आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू। लेट्स जस्ट शिफ्ट द डायग्राम एज वेल। या लेट्स जस्ट मूव दिस अ लिटिल हियर। ये जो आपकी ट्रे है इसको एक पूरे टैंक के अंदर डालते हैं। ठीक है, इस ट्रे को एक पूरे टैंक के अंदर डालते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा आपका टैंक है। ठीक है, और इस टैंक के अंदर इस ट्रे को रखने के बाद इसके अंदर बफर डालते हैं। बफर मतलब एक लिक्विड है, अलग चेरी का, मतलब एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स पड़ते हैं, एंड देन उससे पूरी सोल्यूशन और मतलब इस ट्रे को भर देते हैं पूरा पूरा। उसके अंदर आपका ये जेल वाला ट्रे रख देते हैं। इसके एंड पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपके वेल्स वाली लोडिंग है, जो आपकी डीएनए वाली लोडिंग है, वो नेगेटिव वाली साइड में ही रहनी चाहिए, क्योंकि आपको पॉजिटिव की तरफ मूव कराना है। अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट कर दिया उससे कोई फायदा नहीं होगा। नेगेटिव की तरफ वो जाएगा ही नहीं, वो जाएगा किधर, पॉजिटिव की तरफ। लेकिन पॉजिटिव की तरफ तो जेल ही नहीं रखा हुआ, रखा तो इसी साइड में है। तो इस वजह से आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपके वेल्स वाला पोर्शन है वो नेगेटिव वाली साइड की तरफ होना चाहिए। से दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, यहाँ से तार जाते हैं, ये तार एक मशीन से कनेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, एंड देन ये मशीन जो है एक पर्टिकुलर वोल्टेज और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करती है। उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज को यहाँ पे सप्लाई आती है, एंड जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि हमने बताया था नेगेटिव कहाँ जाता है, पॉजिटिव की तरफ, ये डीएनए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देता है, एंड दिस इज हाउ द डीएनए स्टार्ट्स गेटिंग सेपरेटेड। अब मूवमेंट तो शुरू हो गया,
अब अलग अलग कैसे होगा, जैसे 1 2 3 4 सारे मिलके एक पूरी ट्यूब में पड़े हुए थे, अब अलग अलग कैसे होंगे, तो वो भी बताते हैं। होता क्या है, जैसे ये आपका वेल है जिसके अंदर आपने लोडिंग करी है, और ये आपकी पूरी प्लेट है, ये आपकी पूरी ट्रे है, ठीक है। इसके अंदर 1 2 3 4 सारे के सारे प्रेजेंट है। ये जो आपका एग रोस है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत पोर्स, मतलब पोरस इन नेचर है, जेल जैसा बना होता है। एंड इसी के बेसिस पे जितना बड़ा पोर साइज होता है, उस मतलब पोर अपने उसके पोर के वो पोरस नेचर की वजह से डीएनए इसमें ट्रैवल कर पाता है। जितना बड़ा डीएनए उसका उतना ज्यादा वजन, तो जो मोटे वाले डीएनए होंगे, जो मोटा वाला फ्रैगमेंट होगा वो ऊपर तक ही रह जाता है, जो छोटे वाले होंगे वो लंबा ट्रैवल करते हैं, वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो छोटे वाले फ्रैगमेंट्स नीचे रहेंगे, बड़े वाले फ्रैगमेंट ऊपर रहेंगे। इसके बाद एग्जैक्ट मोटा मोटा लाइक जैसे 10 साइज है कि 20 है कि 30 है कि 40 है, उसका साइज कितने बेस पेयर्स का है, ये चीज पता करने के लिए भी एक टेक्निक होती है, बट आई एम नॉट गोइंग टू एलैबोरेट ऑन दैट। बट आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, जो भारी फ्रेगमेंट है जैसे 40 वाले वो ऊपर रह जाएंगे, जो छोटे हैं 10 वाले वो नीचे तक आ जाएंगे। सो इस तरीके से आप वो फ्रेगमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर फाइनली इसे एक यूवी लाइट के अंदर देखते हैं, यूवी लाइट में जो सारे फ्रेगमेंट्स होंगे वो ऑरेंज कलर के दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और आपको विजुअलाइज हो जाएंगे। यूवी में देखने के बाद अगेन आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट पोर्शन, दैट इज एन इंटरेस्टिंग वन। एक स्टेराइल ब्लेड से, जैसे मान लीजिए आपको ये 40 वाला चाहिए, आपको पहले से पता है कि आपका 40 वाले में इंटरेस्ट है, एक स्टेराइल ब्लेड से आप यहाँ पे इस इतने हिस्से को, जेल को काट लेते हैं, उसे काट के एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लेंगे, एंड देन उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, जिसके बाद आपको वो फ्रैगमेंट मिल गया जो आपको फॉरेन ऑर्गेनिज्म में डालना है। इसी तरीके से डीएनए सेपरेट किया जाता है, इसी तरीके से अलग अलग फ्रैगमेंट सेपरेट किए जाते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अब ये जो फ्रैगमेंट मिल गया, इसकी प्रोसेसिंग होगी और फिर जिस वेक्टर में इसे डालना था वो वहां पे जाके अटैच कर जाएगा, ठीक है। अटैच कैसे करता है, सेम तरीके की कटिंग की वजह से, दूसरे वाले को भी रेडी करके रखेंगे इसी तरीके से, उसका भी पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करके उसका फ्रैगमेंट अलग कर लेंगे, एंड देन दोनों को, जो एक जो उधर से लिया फॉरेन डीएनए लिया, और एक जो आपका डीएनए जिसमें आपकी जीन है, इन दोनों को उठा के एक ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, एंड देन फिर दोबारा कुछ कुछ प्रोसीजर होते हैं, एंड देन ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। सो इस तरीके से पूरा का पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपके फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक और बहुत अलग एप्लीकेशंस भी हैं फिलहाल ये, लेकिन सीखिए डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने में हेल्प करती है। लेट्स गो बैक, वी आर डन विद द पोर्शन। आप चाहें तो एक बार दोबारा से ये डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए कैसे अलग अलग साइज के फ्रैगमेंट अलग हो रहे हैं। ये जो ऊपर वाले हैं ये सबसे भारी हैं, और जो नीचे वाले हैं वो सबसे हल्के होते हैं, ठीक है। नीचे जाने में स्मॉलेस्ट, ऊपर की तरफ लार्जेस्ट। इस तरीके से आपका डीएनए सेपरेट हो जाता है फाइनली। देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स की। मैंने बताया ना, जो वेक्टर्स हैं वो एज अ व्हीकल, एज अ वाहन काम करते हैं, जिसके अंदर आप अपनी वो जीन डालते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपको दूसरी जगह पहुंचानी है। तो आप क्लोनिंग वेक्टर लेते हो, उसके अंदर वो जीन डालते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, एंड देन फाइनली दूसरे ऑर्गेनिज्म में इस पूरे वेक्टर को डाल देते हो। तो वेक्टर्स की भी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए लेट्स जस्ट स्टे अप एंड देन पहले उस पोर्शन को समझते हैं। अगेन एन इंटरेस्टिंग पोर्शन। वेक्टर्स का काम, ये जो व्हीकल जो आपकी जीन को लेके जाएगा दूसरी जगह, ये हर कोई नहीं कर सकता। देयर आर सर्टेन एंटाइटीज जो ये काम कर सकती हैं, जिसमें एक एग्जांपल है आपका प्लाज्मिड और एक एग्जांपल है आपका बैक्टीरियोफाजिस। बैक्टीरियोफाजिस पता है क्या होता है? बैक्टीरियोफाजिस आर वायरसेस, ठीक है। सो प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस ये दोनों के दोनों इस चीज की कैपेसिटी रखते हैं कि बैक्टीरियल सेल्स को रेप्लिकेट करवा देंगे इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमने ये पहले बताया था कि क्रोमोसोमल डीएनए होता है एंड ये रेप्लिकेट करता है, इससे इस सेल की बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी, ठीक है। बट प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस ये इकलौते ऐसे दो चीजें हैं जो खुद का रेप्लिकेशन खुद से कर सकती हैं बिना इस क्रोमोसोमल डीएनए के। इनको इसकी जरूरत नहीं होती। प्लाज्मिड अपने आप को रेप्लिकेट या अपने आप के अपनी कॉपीज बना सकता है, ठीक है। ये अपने आप को मतलब बैक्टीरियल सेल में घुसने के बाद अपनी कॉपीज खुद बना सकते हैं, प्लाज्मिड भी और बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियोफाजिस भी जो वायरस होते हैं। लेट्स रिमूव दिस। जनरली बैक्टीरियोफाजिस जो होते हैं
एक सेल के अंदर काफी सारे कॉपी नंबर रखते हैं, ठीक है, दे हैव वेरी हाई कॉपी नंबर, मतलब अपनी जो वो रेप्लिकेशन करवाएंगे एक बार में काफी सारे सारे बन जाते हैं प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल के अंदर। एक जैसे बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया का सेल है, इसके अंदर एक मान लीजिए वायरस घुस गया, ठीक है, तो ये वायरस अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेगा। यहाँ पे वायरस कौन सा है? बैक्टीरियोफाज है, कोई और की बात नहीं हो रही, सिर्फ बैक्टीरियोफाज की बात हो रही है, ठीक है। तो ये अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं, तो बैक्टीरियोफेजेस हैज अ वेरी हाई कॉपी नंबर, इस चीज को ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं ना दूसरे बैक्टीरियल सेल में जाने के बाद, दैट्स व्हाई दीज आर सेड दीज हैव वेरी हाई कॉपी नंबर। हालांकि कुछ प्लाज्मिड्स के केस में एक या दो कॉपी नंबर होता है उनका, बट कईयों के केस में कुछ प्लाज्मिड अपनी 15 से 100 कॉपीज भी बनवा सकते हैं। हालांकि बैक्टीरियोफेज फिर भी बहुत ज्यादा हाई रहता है उन सबसे, ये तो बहुत ज्यादा ही बना पाता है। जनरली प्लाज्मिड 1 और 2 भी बनाते हैं, और कई ऐसे प्लाज्मिड्स भी हैं जो 15 से 100 कॉपीज भी बना लेते हैं एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, कई बार इससे भी ज्यादा। सो जनरली जो वेक्टर्स होते हैं वो प्लाज्मिड्स या तो प्लाज्मिड यूज करते हैं वेक्टर्स के लिए, या फिर बैक्टीरियोफाजेस यूज करते हैं। बैक्टीरियोफाजेस जनरली वायरसेस अगर किसी कारण से पैथोजेनिक हो जाएगा तो वो थोड़ा सा रिस्की पार्ट हो जाता है, लेकिन उसको भी डील किया जा सकता है। जैसे अब मैंने आपको बताया इनका यूज कैसे करेंगे फर्दर, लेट्स जस्ट रीड दिस लाइन टुगेदर। If we can link a alien piece of DNA with the bacteriophage or a plasmid DNA, एक प्लाज्मिड के डीएनए पे या फिर एक बैक्टीरियोफाज के साथ अगर आपने अपना वाला डीएनए जोड़ दिया, अपना वाला फ्रेगमेंट जोड़ दिया जिसके अंदर आपकी वाली जीन है, देन ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाके अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे और आपकी जीन वहां पहुंच जाएगी। एंड इस तरीके से इनका हाई कॉपी नंबर तो है ही, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे तो जल्दी जल्दी आपकी वो जीन वहां पे पहुंच जाएगी जो आप चाहते हैं। इस तरीके से वेक्टर्स जो आज के टाइम पे यूज होते हैं, वेक्टर्स आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज किए जाते हैं, और कुछ में लाइक दे ऑलरेडी हैव दिस जीन, बट मोस्ट ऑफ द वेक्टर्स आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कस्टमाइज करते हो कि मेरे को ये चीज चाहिए, उसके बेसिस पे मुझे इसके अंदर ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक डालनी पड़ेंगी। सो आई एम गोइंग टू इलैबोरेट ऑन दैट अ लिटिल बिट। ऐसा करते क्यों है, कस्टमाइज क्यों करते हैं, कौन सा वेक्टर यूज करेंगे और कैसा करेंगे, उस वेक्टर को भी अपने हिसाब से चेंज क्यों कर लेते हैं, ताकि फॉरेन डीएनए उसके ऊपर आसानी से अटैच हो जाए। आप जो जीन डालना चाह रहे हैं डीएनए के अंदर मिला के, वो डीएनए वाली जीन आराम से इसके अंदर घुस जाए। इसके अलावा घुसी है कि नहीं ये भी चेक करना पड़ता है। आप जैसे मान लो आपने एक ट्यूब लिया, इसके अंदर प्लाज्मिड है, ठीक है, आपने ऊपर से डीएनए डाल दिया, अब इसमें अटैच हुआ है कि नहीं हुआ है ये आपको पता भी कैसे चलेगा, इसका भी प्रोसीजर होता है, तो इसको भी चेक कर लिया जाता है, और अटैच होने के चांसेस अच्छे से अच्छे हों और अटैच होना है कि नहीं ये चेक हो जाए आसानी से, इसकी वजह से भी एक काम किया जाता है। इसकी वजह से भी वेक्टर एक पर्टिकुलर टाइप का चूज किया जाता है। तो वेक्टर कस्टमाइज इसलिए किए जाते हैं, वेक्टर स्पेसिफिक वाले इसलिए लिए जाते हैं ताकि वेक्टर के अंदर फॉरेन डीएनए बहुत आराम से अटैच हो जाए, और अटैच हुआ है कि नहीं ये चीज चेक करी जा सके। सो ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती हैं। ओके, लेट्स जस्ट गो डाउन एंड देन लेट्स सी द डायग्राम, जिसके अंदर हम एक बेसिक वेक्टर की बात कर रहे हैं। दिस इज द वेक्टर कॉल्ड एज, दिस हैज बीन नेम्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज PBR322। हम वेक्टर्स के ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो देखेंगे, बट उससे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने नोट से लेके चलते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे एरियाज दिख रहे हैं। दिस इज अ कंप्लीट वेक्टर, सर्कुलर इन नेचर। इसके अंदर अलग 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 साइट्स हैं बहुत सारी, जिसके अंदर सबसे पहले आप ORI देख रहे हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पे इनिशिएशन होगा सबसे पहले यहाँ पे रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक प्लाज्मिड के अंदर ORI होना जरूरी है, अदरवाइज रेप्लिकेशन नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था ORI इज द रीजन जहां से रेप्लिकेशन चलती है। अगर ये रीजन नहीं हुआ तो इसके अंदर वो एंजाइम नहीं होगी जो रेप्लिकेशन करवाती है। सो एक वेक्टर के अंदर, एक प्लाज्मिक वेक्टर के अंदर हमेशा ORI होना होता है। सो यहां से आपकी रेप्लिकेशन चालू होती है, एक तो इस वजह से, एंड इसके अलावा इट डिड्यूसेस द कॉपी नंबर। ऑर्गेनिज्म एक बनेंगे कि 10, या 10 बनेंगे कि 50। मैंने भी बताया प्लाज्मिड्स का कॉपी नंबर 1 से 5 भी हो सकता है, 15 से 100 भी हो सकता है, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। सो ORI ये जज करता है कि कितना कॉपी नंबर होगा। सो अगर ORI नहीं हुआ तो रेप्लिकेशन ही नहीं होगा, और रेप्लिकेशन कितनी बार होना है, कितने क्लोन्स बनने हैं, ये भी डिसाइड नहीं हो सकता। सो कॉपी नंबर भी ORI की साइट ही बताती है। सो दिस इज द फर्स्ट वन। इसके अलावा वी टॉक अबाउट सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। व्हाट आर सेलेक्टेबल मार्कर्स? आपने एक जीन डाली,
मान लीजिए ये आपके पास पेट्री प्लेट है, इसके अंदर इतने सारे सेल्स, आपने इनमें जीन डाली, किसमें जीन गई है किसमें नहीं गई है ये पता करना भी तो पड़ेगा। तो ये चीज पता करने के लिए आप प्रोसीजर के दौरान वेक्टर के अंदर सिलेक्टेबल मार्कर्स भी यूज करते हैं। These markers will help you to differentiate between transformants and non-transformants. Transformants वो जिनके अंदर जीन गई है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स वो जिनके अंदर वो ट्रांसफर नहीं हुआ। जो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, द ट्रांसफर ऑफ अ पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ न्यू एरिया, इनटू अ न्यू प्लाज्मिड वेक्टर, दैट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट्स, एंड जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ दैट्स कॉल्ड एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, तो जनरली सिलेक्टेबल मार्कर्स होते क्या हैं, कौन से वाले सबसे कॉमनली यूज होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होती हैं। ये जो पिंक कलर की दिख रही है ना फोटो में, डायग्राम के अंदर पिंक कलर का जो एरिया है, दीज आर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। जैसे AMPR इज द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और TETR इज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दो अलग तरीके की एंटीबायोटिक्स है। जनरली जो हम जिस वेक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे PBR 322 EcoR1 के अंदर से निकाला जाता है। सो इकोलाई जो होता है, जनरली एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन अगर एंटीबायोटिक दे दी जाए तो इकोलाई मर जाता है, जनरली EcoR1 जनरली मर जाता है। ठीक है, सो वो ना मरे, मतलब तो जिनके अंदर वो जीन चली जाएगी जनरली, अगर जैसे उसके अंदर हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन दे दिया, ठीक है, हमने ये नया नया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन दे दिए, हम इन्हीं में से एक जगह पे या इन पिंक एरिया में से किसी एक जगह पे अपनी जीन डाल देंगे, वो नई वाली जीन जो है। ठीक है, ये रेजिस्टेंट जीन्स अब कैसे काम आएंगी मैं अब उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो बी अ लिटिल वेरी अटेंटिव नाउ। ठीक है, रेस्ट बाकी सारी जगह पे भी अलग अलग साइट्स हैं। ये BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन साइट्स बताई थी ना कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग जगह कटिंग करती है, कटिंग करने के बाद आपकी जीन लगेगी। तो जैसे मान के चलते हैं ये सारी की सारी डिफरेंट साइट्स हैं, ठीक है, जो मेंशन है ये सारी की सारी, दीज आर द डिफरेंट साइट्स जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काट सकती है, एंड डिपेंड करता है कौन सी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करती है। जरूरी नहीं है कि एक एंजाइम BAM-H1 वाले एरिया को रिकॉग्नाइज करेगी तो वो PVU वाले को भी कर पाएगी, जरूरी नहीं है, जिसको रिकॉग्नाइज करेगी वहां पे काम आएगी। अब बात करते हैं इसके ऊपर, ये सिलेक्टेबल मार्कर काम कैसे आते हैं। लेट्स जस्ट लाइक जूम आउट अ लिटिल एंड देन हम अपने डायग्राम के बेसिस पे काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे ये पिंक वाले एरिया में जो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, दैट इज जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होती हैं, वही सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करती हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए यूज करी है एम्पिसिलिन R, मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। सो आपके जो पिंक एरियाज हैं, जो है आपके सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, मान लीजिए उन्हीं में आप हमेशा जीन डालते हैं। ठीक है, जीन कैसे डालेंगे पहले से पता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटिंग करवाएंगे एंड देन लाइगेज से जुड़वा देंगे। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ काटेगी, इनमें से किसी भी साइट पे, जिसको रिकॉग्नाइज कर लेगी उनमें से उस साइट को काट लेगी। ठीक है, सो मान लीजिए ये आपके पिंक वाले एरिया में आपने ये वाली जीन डाल दी। कौन से वाले पिंक में डाली? TETR वाले में, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जो हिस्सा था उसके अंदर आपने जीन डाल दी। मान लीजिए जीन का नाम है A, ठीक है, ये आपने जीन डाल दी। अब आपको ये पता करना है कि जीन गई है कि नहीं। ठीक है, इस वेक्टर को एक बैक्टीरिया में डालने के बाद उस बैक्टीरिया को फाइनली ग्रो करवाएंगे एक एम्पिसिलिन में और एक टेट्रासाइक्लिन में। क्योंकि आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला एरिया खराब कर दिया बाय इंसर्टिंग अ न्यू जीन, तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस खत्म हो गया, तो टेट्रासाइक्लिन पे आपका बैक्टीरिया ग्रो करेगा ही नहीं। ठीक है, इनिशियल में जब आप वेक्टर बनाते हैं तो चेक करते हैं, जो आपने ये प्लाज्मिड वेक्टर बनाया, इस वेक्टर को आप दोबारा बैक्टीरिया में डाल के एम्पिसिलिन की प्लेट में डालेंगे। एक बार एम्पिसिलिन का मीडिया लेते हैं, उसके अंदर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल देते हैं एक मीडिया लेके, ऐसे टेट्रासाइक्लिन की भी प्लेट बनाते हैं। तो एक एम्पिसिलिन में डाल दिया, एक टेट्रासाइक्लिन, पहले तो बैक्टीरिया दोनों में ग्रो कर रहा था क्योंकि आपने उसके अंदर एक ऐसा वेक्टर डाला था जिसमें दोनों रेजिस्टेंस जीन थी। अब आपने एक रेजिस्टेंस जीन तो खराब कर दी बाय इंसर्टिंग अ न्यू जीन, वो जो नई जीन डाली उसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला एरिया खराब हो गया, एंड देन अब आप टेट्रासाइक्लिन में नए वाले ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाएंगे तो वो मर जाएंगे, लेकिन वो एम्पिसिलिन में फिर भी जिएंगे। इसके बेसिस पे आपको ये पता लग जाएगा कि जो टेट्रासाइक्लिन में मर गए वो वाले वो हैं जो नए के नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ रेडी हैं, जिनके अंदर नया वाला डीएनए विद द न्यू जीन रेडी हो चुका है। सो इसके बेसिस पे आपको ये पता लग जाएगा, दिस टेट्रासाइक्लिन प्लेट वुड बी द मार्कर
would work as a marker which helps in differentiating the rDNA, which helps in differentiating the colonies जिनके अंदर rDNA आ चुका है. अब जो एम्पिसिलिन है उसमें से तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि उसके अंदर तो ग्रो करेंगे ही करेंगे. वो तो जो जिनके अंदर आई होगी जीन, हर किसी के तरह अंदर नहीं आ पाती, एक साथ मल्टीपल में डाला जाता है. तो जैसे जिनके अंदर आई होगी जीन तो वो तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, ठीक है. और जिनके अंदर नहीं भी आई होगी वो भी ग्रो करेंगे, क्योंकि एम्पिसिलिन वाली जीन तो खराब करी ही नहीं थी हमने कौन सी खराब करी थी? टेट्रासाइक्लिन वाली. टेट्रासाइक्लिन वाली प्लेट में इसीलिए सिर्फ वो उग पाएगा जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ होगा. जो मरेंगे उस वाले कॉलोनी के अंदर, जो पर्टिकुलर ग्रोथ नहीं दे पाएंगे, सिर्फ उन्हीं के अंदर आपका नया आरडीएनए आया है. सो इस बेसिस पे आप अपनी कॉलोनी जस्ट कर सकते हैं. जैसे मानिए कि आपने 10 बैक्टीरिया निकाले, 10 बैक्टीरिया के अंदर आपने ये जीन डाली एंड 10 को आप नई प्लेट्स पे चेक कर रहे हैं. तो आपको पता है आपने दोनों डाली थी, तो उसके बेसिस पे एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा सा रफ बताने के चक्कर में सिर्फ बता रही हूँ. लेट जस्ट रब दिस अ लिटिल, ठीक है. मैं इसे थोड़ा सा रब करके नया बताती हूँ कि आप मानिए टेट्रासाइक्लिन वाली प्लेट पे ही होना है जो होना था. तो ये मान लीजिए आपने टेट्रासाइक्लिन की प्लेट बना ली, एक मीडिया है और उसके अंदर आपने हल्का सा टेट्रासाइक्लिन डाल दिया है. आप क्या करते हैं, इस प्लेट पे ऐसे 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 करके डिवीजन बना देते हैं इसके कवर पे, इस प्लेट के कवर पे. एंड देन आप उस पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितनी भी कॉलोनी आपने निकाली थी 10. तो 10 तक हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है. तो 10 तक हमारा काम फिनिश हो गया. अब इस प्लेट को ग्रो करवाया जाता है. तो जिस वाले हिस्से में ग्रोथ आई होती है उसके बेसिस पे आपको पता लग जाता है कि कौन सा वाला ऐसा बैक्टीरिया बना, कौन सा वाला ऐसा बैक्टीरिया था जिसके अंदर जीन आ गई. जैसे मान लीजिए 8 में कोई ग्रोथ नहीं आई, 8 वाला मर गया. 8 वाला मर गया मतलब टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस उसमें से खत्म हो चुका था, मतलब 8 में आरडीएनए आ चुका है. ये वाला भी मर गया, मतलब 10th में भी आ चुका था. बाकी सारे जी रहे हैं, बाकी सारे ग्रो कर रहे हैं, मतलब इनका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला एरिया खराब ही नहीं हुआ. और खराब ही नहीं हुआ मतलब जीन गई नहीं, क्योंकि जीन तो हमने उसी हिस्से में डाली थी. जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, क्योंकि जीन तो हमने उसी हिस्से में डाली थी, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली जीन तो खराब हो जानी चाहिए थी. बट खराब उनमें नहीं हुई जिनके अंदर जीन कायदे से नहीं पड़ी. जिनके अंदर जीन गई होगी वो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं कर पाएंगे अब, इसलिए क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस उनका खत्म हो चुका है. सो इसीलिए जो ग्रो नहीं करेंगे वो आपके मतलब के हैं जिनके अंदर जीन आ चुकी है, एंड देन आप इन्हें फर्दर यूज करते हो. दिस इज हाउ आप एक रिकॉम्बिनेंट, मतलब आप आइडेंटिफाई करते हो कि एक रिकॉम्बिनेंट वाला दूसरे वाले से कैसे अलग है. ओवरऑल ये पूरा प्रोसेस ना थोड़ा सा टिडियस है, बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है इसके अंदर, मतलब कि आप कैसे मतलब पूरा का पूरा आप ये वाला हिस्सा करोगे, बार बार अलग अलग प्लेट्स में इतने सारे ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाओगे, कभी किसी और वजह से भी ग्रोथ नहीं आती है. सो इसको थोड़ा सा मतलब टिडियस सा प्रोसेस है, बहुत मेहनत का प्रोसेस है. इसलिए एक और तरीका होता है, एंटीबायोटिक्स पे ना काम करके अपने सिलेक्टेबल मार्कर हम चेंज कर सकते हैं. सिलेक्टेबल मार्कर हमने कौन से यूज करे थे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज करी थी, ठीक है. इसे ना यूज करके आप अपने वेक्टर के अंदर क्या यूज कर सकते हो, एक और जीन होती है कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ठीक है. इस पर्टिकुलर मतलब इसको सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करो अपने, एंड देन इसके अंदर आप जीन इंसर्ट करो इस वाले हिस्से के अंदर. तो अब जो आपकी कॉलोनीज आएंगी, मान लीजिए ये जीन इंसर्ट किया कितने के अंदर? 10 के अंदर, और 10 के 10 अब आप चेक कर रहे हो प्लेट पे, ठीक है. आप चेक कर रहे हो और देख रहे हो ग्रोथ आ रही कि नहीं आ रही. इनके केस में क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस इज अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है. जब अगर ये नहीं होगा, मतलब जिस टाइम पे ये खराब हो जाएगा, तो इसके अंदर जीन पड़ने की वजह से ये खराब तो हो ही जाएगा. हमने बताया ना जहां जीन जाती है वो एरिया खराब हो जाएगा, वो उसका पर्टिकुलर काम खराब हो जाएगा. इसकी वजह से इस प्लेट पे कलर प्रोड्यूस होगा. तो कलर सिर्फ उनमें प्रोड्यूस होगा जिसके अंदर आरडीएनए आया होगा, जिनके अंदर नहीं आया होगा वहां पे कलर नहीं आएगा. तो ये कलर वाला मेथड थोड़ा क्विक है, इस वजह से ये वाला मेथड भी बहुत फेवर किया जाता है. अगर एंटीबायोटिक वाला नहीं समझ में आता तो ये वाला मेथड भी एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज कर लेते हैं, कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस वाला हिस्सा ले लेंगे, उसको वेक्टर में डाल लेते हैं, उसी एरिया में आप जीन इंसर्ट करते हो, और जीन के बाद फिर फाइनली कॉलोनीज बनाते हो. कॉलोनीज बनाने के बाद जिनके अंदर आया होता है, जिनका बीटा गैलेक्टोसाइडेस खराब हो चुका होता है, वहां पे कलर दिखेगा, बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक नॉट allowing the appearance of that color.
और जब ये रहा ही नहीं तो कलर आता है, एंड देन कलर आता है, उसकी वजह से आपको पता लग जाएगा जिस जिसमें कलर आया उसके अंदर वो जीन आ चुकी है, क्योंकि उनका ये वाला हिस्सा खराब हो चुका है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. नेक्स्ट सेशन में आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस अगेन, एंड मैं चाहती हूँ दैट वी ब्रश इट अप अगेन, थोड़ा सा इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे ताकि वी गेट थ्रू विद दिस पोर्शन, एंड देन इसके नेक्स्ट वाले हिस्से को पढ़ेंगे, विच इज लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस वेक्टर्स. जब लाइक व्हाट आर द डिफरेंट वेक्टर्स विच कैन बी यूज्ड फॉर जीन क्लोनिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. हायर प्लांट्स या फिर हमारे जैसे ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में कैसे जीन जाती है, उनके केस में वेक्टर्स कौन से ज्यादा अच्छे इफेक्टिव है, उनके वेक्टर्स प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफाज है, कौन सा है जो सबसे अच्छा काम करेगा बड़े ऑर्गेनिज्म में, एंड थोड़ा सा इसका रिविजन करेंगे. Have a very great day, and I would be very happy if you can like shoot down any comments, if you can shoot down any doubts below the video, and let's see each other in the next class.